बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 20 में लेक्चर नंबर 3 म्यूचुअल इंडक्शन इनफैक्ट इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस में अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस किसे कहते हैं, इसी तरह सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और सेल्फ इंडक्टेंस किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डायग्राम मैंने सेल्फ इंडक्शन की बनाई है तो मैं सेल्फ इंडक्शन को सबसे पहले पढ़ाऊंगा। सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज दिस? डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक फिनोमिना, आपके सामने समझ एक सिनारियो क्रिएट किया गया है कि जिसमें हमारे पास एक कॉइल है, जिसे इसे इंडक्टर भी कहा जाता है। एक कॉइल है जिसमें बहुत सारे मैनी लूप्स हैं, ठीक है, इसको सोलेनॉइड भी कहते हैं। और हमने इसको एक जगह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरी साइड हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वहां से इसको जोड़ लिया। ये देखें, आपके एक साइड पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और एक साइड पे इसका नेगेटिव टर्मिनल है, हमने जोड़ दिया। साथ ही हमने एक रियोस्टैट लगा दिया। रियोस्टैट एक्चुअली एक रेजिस्टेंस होता है जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी आप अगर चाहें वैसे आमतौर पे आप फिक्स रेजिस्टेंस सेट भी कर सकते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके ऊपर एक स्लाइडर होता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। आप स्लाइडर को हिला के रेजिस्टेंस को बढ़ा और कम कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस के बढ़ने और कम होने से करंट बढ़ता भी है और कम भी होता है, यानी आप ऐसा काम कर सकते हैं। या आप अगर फर्ज करें ये सिनारियो क्रिएट नहीं करते तो आप एक अल्टरनेटिंग करंट इस पे लगा दें। अल्टरनेटिंग करंट खुद ही एक्चुअली करंट को चेंज करता है, यानी जीरो से ऊपर लेके जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आता है। सो आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स इन माय प्रीवियस लेक्चर्स, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये समझाया भी था। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने इस कॉइल को एक करंट के साथ, एक बैटरी के दो टर्मिनल के साथ जोड़ा और साथ ही आपने यहां रियोस्टैट में स्लाइडर को पकड़ के रखा कि आप करंट को जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी एक्चुअली रेजिस्टेंस आपके पास मैक्सिमम है उसको डाउन करना शुरू करेंगे। यानी फर्ज करो अगर 1000 ओम की रेजिस्टेंस है और आप चाह रहे हैं कि इस स्लाइडर को कम करके जीरो पे लेकर आऊं, यानी रेजिस्टेंस को जीरो मतलब हुआ कि जो अप्लाइड रेजिस्टेंस है, आमतौर पर रेजिस्टेंस तो होती है आपके पास, आप उसको कम करने की कोशिश करें 1000 से नीचे 900, 800, 700 आप नीचे नीचे डाउन करने की कोशिश करें। एंड यू गोना सी जैसे जैसे रेजिस्टेंस, ओहम लॉ आप लोगों ने पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR। अगर वोल्टेज को कांस्टेंट माना जाए तो R और I का आपस में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी रेजिस्टेंस को बढ़ाने से करंट कम होता है और रेजिस्टेंस को कम करने से करंट क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। आपका रेजिस्टेंस मैक्सिमम लेवल पे था, आपने क्या किया, कम करना शुरू किया। रेजिस्टेंस के कम करने से करंट की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू होगी और करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। ये तो हमने इसका एक सिनारियो क्रिएट किया। ये आप अल्टरनेटिंग करंट लगा लेते तो आपको इतने बड़े जतन करने की जरूरत भी नहीं थी, वो करंट को खुद ही जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो पे लेके जाता, इवन वो डायरेक्शन भी चेंज कर देता। अब जब आपका करंट यहां से सीधा इस कॉइल में पहुंचा, अब जरा इस बात को गौर से सुनिएगा, जैसे ही कॉइल में पहुंचा, कॉइल में जब जैसे ही करंट स्टार्ट हुआ तो कॉइल के इर्द गिर्द करंट से उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी शुरू होगी। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ में भी पढ़ा था कि जब करंट किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई इस फर्स्ट कॉइल से वो आगे चली गई और उन्होंने क्या किया, हमारे पास बाकी जितनी भी कॉइल्स थी उनमें से करंट को मैग्नेटिक फील्ड को गुजारा, और तमाम जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इनमें से जब मैग्नेटिक फील्ड गुजरी तो मैग्नेटिक फील्ड चूंकि पहले नहीं थी, अब एकदम मैग्नेटिक फील्ड के गुजरने से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। फ्लक्स कहते हैं आपके पास के द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी कॉइल, किसी कॉइल में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही हैं। तो जब आपका
करंट अगले स्टेज पे पहुंचा तो अब आपकी मैग्नेटिक लाइंस डबल हो गई थी और आपके पास जो अगले नंबर ऑफ होल्स हैं या लूप्स हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो चेंज होनी शुरू होगी। यानी एक्चुअली आप जरा देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे करंट का बिहेवियर हमारे पास चल रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास है। करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और आपके पास फ्लक्स भी बढ़ेगा। आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे। तो इसके फ्लक्स के चेंज हो जाने से इसके अंदर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जो आपने पिछले साल अगर याद हो माइकल फैराडे के लॉ में पढ़ा था कि जो ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होती है दैट इज माइनस एन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, अगर याद हो तो। ये मैंने बड़ी तफसील से, मेरा लेक्चर लाजमी देखिएगा, ये हमारी 11th क्लास में मैंने बड़ी तफसील से बताया था कि जो ईएमएफ इसमें किसकी वजह से, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, यानी मैग्नेटिक लाइंस कॉइल के अंदर जब चेंज होती हैं उसके चेंज होने की वजह से जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है उस ईएमएफ को कहते हैं माइनस एन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ये जरा आप इसको नैरो डाउन करने की कोशिश करें। ये फ्लक्स चेंज किस रीजन की वजह से हुआ है? ये फ्लक्स चेंज हुआ है आपके इस रियोस्टैट के साथ शरारत करने की वजह से। आपने जब रियोस्टैट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस रखा हुआ था तो करंट हमारे पास नियरली जीरो था, तो आहिस्ता आहिस्ता आपने जब रेजिस्टेंस को डाउन करना शुरू किया करंट की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू होगी, यानी बढ़नी शुरू होगी। और जैसे से करंट बढ़ा आपने देखा कि फ्लक्स भी आपका बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, जनरली अगर हम नैरो डाउन करें, ये जो एन है, एन में तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन एन को अंदर लिखा जा सकता है यूं करके, एन फ्लक्स ये लिखा जा सकता है। ये बात याद रखिएगा, ये लिखा जा सकता है। और जब हम इसको वास्टली पढ़ना शुरू करें तो एन में चूंकि चेंज पैदा नहीं होती, जो जिसमें चेंज पैदा नहीं होती उसको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन बहरहाल इसको कंबाइन करके आप लिख सकते हैं। अब मैंने एन को अंदर क्यों रखा? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास एक नहीं थी। अगर फ्लक्स चेंज हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें हर एक में फ्लक्स चेंज हुआ है, तो आपकी जितनी नंबर ऑफ टर्न्स थी उसको फ्लक्स से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास टोटल चेंज पता चल गई कि टोटल चेंज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में हमारे पास कितनी आ चुकी है। ये किस वजह से पैदा हुआ है स्टूडेंट्स? ये पैदा हुआ है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया, उस करंट के चेंज होने की वजह से। यानी एक्चुअली एन चेंज इन एन ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट। ये करंट की वजह से ऐसा हुआ, यानी करंट जब आपने बढ़ाया तो क्या हुआ, उन नंबर ऑफ टर्न्स में जो फ्लक्स थी उनकी इनमें भी चेंज बढ़ी। जब करंट को कम किया यानी चेंज को कम किया तो उनकी जो नंबर ऑफ टर्न्स जो थी उस फ्लक्स की, उसकी भी चेंज जो है वो कम हुई हमारे पास। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं किसका साइन लगता होता है? इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट वैल्यू लगती है। यहां जो कांस्टेंट लगेगा स्टूडेंट्स दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको एल से जाहिर करते हैं। ये क्या होता है ये तो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अगर मैं स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को उठा के इसके अंदर पुट कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा इस जगह पर माइनस। ये माइनस साइन क्यों होता है ये भी मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया। दिस इज बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ में बताया था ना कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो आपको वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्चुअली उस कॉज को अपोज करने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है, लाजमी देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये भी। तो माइनस इस एन, चूंकि एन को हमने अंदर कर दिया, ये देखें एन को अंदर कर दिया, इस पूरे की जगह पर हम लगा से एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास ईएमएफ का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया सेल्फ इंडक्शन के लिए। यानी सेल्फ इंडक्शन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। याद रखिए इस एन को मैंने अंदर रख दिया था, ये यानी एक्चुअली मुझे इससे अगली इक्वेशन लिखनी चाहिए थी जिसमें एन को अंदर रखा गया था। तो ये हमारे पास ईएमएफ आ गया माइनस एल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के इक्वल। सो अब हम नैरो डाउन करते हैं इसको कि इन
coil of many turns, when current changes, it produces EMF in this. When current changes, it produces EMF in the coil, and that EMF in the coil is equal to minus L rate of change of current. यानी वो जो हमारे पास EMF पैदा हुई है वो उस में 3 फैक्टर की वजह से पैदा हुई है। एक तो करंट में चेंज की वजह से, और उसका जितना टाइम हुआ टाइम के हिसाब से, जितना कम टाइम होगा, कम टाइम में बड़ी चेंज करेंगे तो EMF भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये इसके साथ इनवर्स, इसके साथ डायरेक्ट लग रहा है हमारे पास। जबकि L भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। L क्या है? L कहते हैं सेल्फ इंडक्शन को, इंडक्टेंस को। L is known as सेल्फ इंडक्टेंस को, ठीक है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, सेल्फ इंडक्टेंस का दारोमदार उस कॉइल के ऊपर भी होता है कि कॉइल कितनी EMF जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। दैट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल। ये कॉइल की अपनी प्रॉपर्टी भी है। मैं लेक्चर दे रहा हूं ना, हो सकता है मेरे लेक्चर को 1000 बंदा सुन लो, ठीक है। 1000 में से हो सकता है 30 बच्चों को बहुत अच्छी समझ आ रही हो, 40 बच्चों को फिजिक्स से ही नफरत हो, वो बिल्कुल ना समझ पा रहे हो, तो 100-200 बच्चे ऐसे हैं जिनको मीडियम समझ आ रहा हो। तो हर एक पर जो लेक्चर है वो डिफरेंट तरीकों से इंपैक्ट प्ले करता है। इसी तरह सेल्फ इंडक्टेंस का बड़ा गहरा दारोमदार है आमतौर पर, वो किस पर होता है? आपकी नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे होता है, ऑब्जेक्ट की अपनी नेचर पे होता है। ऑब्जेक्ट की नेचर में आमतौर पर अगर हम देखें तो आपकी नंबर ऑफ टर्न्स पे होता है कि कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है। जितनी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगी उतना L ज्यादा होगा, याद रखना। देखें अगर हम इस फॉर्मूला को लेकर आए, ये क्या था? डेल्टा N फ्लक्स इज इक्वल टू L डेल्टा I, ये है ना हमारे पास। अगर हम N को बाहर निकाल लें, अगर हम इस I को यहां ले आए तो L का दारोमदार किन चीजों पर है आप खुद देखें, यानी सेल्फ इंडक्टेंस का दारोमदार किन चीजों पर है? एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पर है। जितनी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगी सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगी, सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगी। यानी ये जो मैं बताता हूं होती क्या है सेल्फ इंडक्टेंस आगे जाकर। दूसरा, फ्लक्स में चेंज जितनी ज्यादा होगी उतनी सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगी। करंट में चेंज जितनी ज्यादा होगी हमारे पास उतनी सेल्फ इंडक्टेंस कम होगी, ठीक है। बाय कीपिंग द बाकी चीजें, अगर आप फर्ज करें एक चीज चेंज करें ना तो बाकी 2 चीजों को कांस्टेंट रखना है। मतलब अभी आप एक क्वेश्चन थ्रो कर सकते हैं, सर ये क्या हुआ? आपने कहा कि फ्लक्स के चेंज होने से, यानी फ्लक्स के चेंज ज्यादा होने से सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा हो रही है, तो करंट के ज्यादा चेंज होने से हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस कम हो रही है। तो आप अपनी बात के खिलाफ जा रहे हैं। पीछे आप ये कह रहे थे कि करंट के चेंज होने से, जितना करंट में चेंज ज्यादा होगा उतनी हमारे पास फ्लक्स भी ज्यादा चेंज होगी, ये मैंने कहा था। तो इधर आप ये कह रहे हैं कि फ्लक्स के ज्यादा चेंज होने से L बढ़ता है, जबकि करंट के चेंज होने से, ज्यादा चेंज होने से करंट कम होता है, सेल्फ इंडक्टेंस कम होती है। तो एक्चुअली आप तो इस बात को निगेट कर रहे हैं। तो बच्चों मैं निगेट नहीं कर रहा हूं। आप जब एक चीज का जिक्र करते हैं ना इसका, तो इन दोनों पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखना होता है। हो सकता है कि फ्लक्स चेंज ज्यादा हो रहा हो, आपने करंट में चेंज समझे 2 एम्पेयर चेंज पैदा किया, 2 एम्पेयर चेंज पैदा किया, ये कांस्टेंट रख लिया, और नंबर ऑफ टर्न्स भी 10 है आपके पास, ये भी कांस्टेंट है। आपने 3 एक्सपेरिमेंट किए, तीनों एक्सपेरिमेंट में आपने ये देखा कि एक में आप करंट जो है वो 2 एम्पेयर चेंज करते हैं तो फ्लक्स जो है वो ज्यादा पैदा होता है, दूसरे में 2 एम्पेयर चेंज करते हैं तो फ्लक्स और ज्यादा पैदा होता है। तो ये बच्चों आपने ये डिपेंड करता है, ये भी बड़े फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड कर रहा होता है कि फ्लक्स की चेंजेस क्या हैं हमारे पास। तो व्हेन यू टॉक अबाउट एनीथिंग यू हैव टू कीप अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, आपको बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना होता है। सो ये इस में हमारे पास सारा है। अब बच्चों इस फॉर्मूला को दोबारा देखते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? E इज इक्वल टू माइनस L रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, ठीक है। ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस भी यहां चला जाएगा, माइनस EMF ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किसके इक्वल हो गया? सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल हो गया।
ये देखें, यानी व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटल ईएमएफ produced. Self inductance is defined as the total EMF produced. ये आमतौर पे बैक EMF होती है, इसलिए नेगेटिव साइन भी है. The total EMF produced with respect to rate of change of current. यानी करंट की तब्दीली से, किसी खास टाइम में तब्दीली से करंट की कितनी EMF पैदा हुई है, डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स अगेन. और वो फैक्टर्स मैंने आपको यहां बता दिए थे एल के. ठीक है, हो सकता है आपके 3 एक्सपेरिमेंट किए हो, आपने एक छोटे से स्प्रिंग में एक्सपेरिमेंट किया, एक बड़े से स्प्रिंग में एक्सपेरिमेंट किया, एक उससे बड़े स्प्रिंग में एक्सपेरिमेंट किया. सो ये डिपेंड करता है बच्चों कि आपकी एक्सपेरिमेंट के पैरामीटर्स क्या है. सो द टोटल ईएमएफ प्रोड्यूस विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी करंट जो चेंज हुआ हमारे पास, उसके हिसाब से कितनी ईएमएफ पैदा हुई किसके अंदर, उस कॉइल के अंदर. दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस. ये हर एक चीज की वैल्यू इसमें कांस्टेंट होती है. ये सेल्फ इंडक्टेंस की मतलब हो सकता है एक स्प्रिंग है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस डिफरेंट हो, बाकियों का डिफरेंट हो. अब आते हैं बच्चों इसके यूनिट पे आते हैं. ये देखें, ईएमएफ की यूनिट होती है वोल्ट, चेंज की करंट होती है एम्पियर, और इसकी होती है सेकंड. सेकंड को ऊपर ले जाएं तो ये वोल्ट सेकंड ओवर एम्पियर, क्योंकि डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है. एम्पियर को ऊपर ले जाएं, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर आ गया. तो भाई सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर होती है, जिसको एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने माशाल्लाह इस फिनोमेना में बड़ा काम किया. उनका नाम था जोसेफ हेनरी. मैं यहां उनका नाम ना लिखूं तो ये कंजूसी होगी. जोसेफ हेनरी, ठीक है, उनके नाम से इनकी यूनिट रखी गई थी. ये अमेरिकन साइंटिस्ट, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, ये देख लीजिएगा. ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे इसकी यूनिट हेनरी रखी गई थी. यानी इस पूरे को हेनरी कह सकते हैं, हेनरी, HENRY, ये हेनरी. आपको मैंने बहुत दफा बताया कि अगर आप साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखेंगे यूनिट के तौर पे तो उसका फर्स्ट जो एलिमेंट होगा दैट इज स्मॉल, लेकिन अगर आप उसका सिर्फ एब्रीविएशन लिखते हैं तो H आ जाएगा कैपिटल. तो यानी इसकी यूनिट हमारे पास ये होगी. अगर आपसे पूछा जाए हु इज हेनरी, अभी ही वाज अ साइंटिस्ट, तो आप पूछे व्हाट इज हेनरी, तो कहोगे 1 हेनरी is a unit of self inductance which is equal to volt second per ampere. एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको मजे की बात बताता हूं. ये देखें, ये लॉ अगर आपने समझ लिया हो, दिस इज सेम लाइक म्यूचुअल इंडक्शन लॉ जो माइकल फैराडे ने आपको दिया था. ठीक है, हालांकि ये पेपर जो सेल्फ इंडक्शन का है ये जोसेफ हेनरी साहब ने माइकल फैराडे से पहले डिस्कवर किया था. ठीक है, हालांकि दोनों एक यूएसए में रहते थे, यूके में रहते, ये यूएसए के थे जोसेफ हेनरी साहब, जबकि ये यूके में रहते थे. और ही वाज अ वेरी गुड टीचर भी थे, साइंस के बहुत अच्छे टीचर थे. इन्होंने रिगार्ड किया कि भाई ये जो क्रेडिट है ये डिजर्व करता है कौन, माइकल फैराडे. तो इनने अपनी पब्लिश बाद में की जो कि नियरली एक ही जैसी थी, माइकल फैराडे जैसी, और उसको रिस्पेक्ट दिया. किसको, माइकल फैराडे को. तो भाई हम दोनों को सलाम करते हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीजें इन्होंने डिस्कवर की. सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी. डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन, जिसका बारे में भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये माइकल फैराडे का एक था लॉ था. बल्कि माइकल फैराडे ने इन सब से पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ दिया था वो एक्चुअली उसी लॉ के ये सारे सम्राट थे, अगर आप देखें तो. स्टूडेंट्स, आपके पास इस दफा ये फिनोमिना दिया हुआ है, बल्कि ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने, कि एक साइड पे एसी करंट लगा हुआ है और उसके साइड हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल लगी, जिसको कॉइल 1 का नाम दे देते हैं. तो एक साइड पे हमारे पास जो है वो ये एक सेकेंडरी कॉइल लगी हुई है, और इसके साथ गिल्वानोमीटर हमने लगाया चेक करने के लिए कि हमने इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं जोड़ा इसका, और हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या इसमें करंट
आपका प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, थोड़ी देर बाद जैसे ही आप करंट को यहां से ऑन करेंगे, आप देखेंगे कि गैल्वानोमीटर में यहां आपकी जुम्बश होनी शुरू हो जाएगी, यानी उसमें डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी। और वो डिफ्लेक्शन इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये भी चेंज हो रही है हमारे पास डिफ्लेक्शन। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि जब आपका एसी करंट प्रोड्यूस हुआ, एसी करंट चलता होता है, आपको पता है, साइनयूसॉइडल करंट इसको कहते होते हैं, यानी वो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा होता है। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो करंट आपका चेंज होना शुरू हो गया, पहले आपका स्मॉल वैल्यू में, फिर हाई वैल्यू में, तो इसका ओवरऑल यहां जो है ना वो फ्लक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। और वो फ्लक्स जो था जनरेट हुआ वो इन कॉइल्स के अंदर से भी जाना शुरू हो गया, यानी इन कॉइल्स को भी कट करना उससे शुरू कर दिया, उनके अंदर से जाना शुरू हो गया। तो इसका चूंकि इसकी करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो इसके चेंज होने से इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी जो प्रोड्यूस हो रही है इन फ्लक्स, वो भी बार बार तब्दील होता जा रहा है। और जब वो उसमें से गुजरेगा तो वहां भी बार बार तब्दील होगा। तो बार बार तब्दील होने से यहां जो है ना, आपने देखा यहां भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई। वो ईएमएफ किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई? वो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई इस करंट की वजह से प्रोड्यूस हुई, यानी जो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है वो हमारे पास वो इक्वल होगी -n रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ये तो आप लोगों ने पढ़ा था, अभी मैंने बताया था। ये उसकी बात कर रहा हूं सेकेंडरी कॉइल में। हमारे पास कॉइल 2 में क्या हुआ था हमारे पास। सो अगर हम नैरो डाउन करें सारी बातों को, तो ये फ्लक्स इसमें चेंज क्यों हुआ था? इस फ्लक्स का दारोमदार यहां के फ्लक्स से था और इस फ्लक्स का दारोमदार यहां के करंट से था। सो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसमें जो फ्लक्स चेंज हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन करंट ऑफ दिस कॉइल, इस कॉइल की वजह से वो हुआ है। सो हम क्या करेंगे, हम ये कहते हैं कि वो वाला जो है, वो वाला उस साइड वाला, यानी उस साइड पे जो ईएमएफ का ये सिस्टम था, ये कौन सा था हमारे पास? चेंज एन फ्लक्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास किस वजह से? चेंज इन करंट की वजह से, वो भी इसका करंट, इसलिए हमने I1 नाम रखा है, इसका करंट। यानी करंट यहां चेंज हुआ, फ्लक्स वहां चेंज होता जा रहा है, और उस फ्लक्स के चेंज होने से उसमें ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होती जा रही है हमारे पास। ये हमारे पास देखें। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो किसका साइन लगेगा हमारे पास? इक्वल का साइन लगेगा और कांस्टेंट लगेगा। यहां कांस्टेंट होता है M, जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं M को, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाया था। अगर मैं ये इसी को गौर से देखूं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास डेल्टा आई, ये M यहां है, डेल्टा आई वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, डेल्टा एन फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, इसके इक्वल आ गया। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का दारोमदार आपके पास, अगर मैं एन को बाहर ले आता हूं, फ्लक्स की चेंज और करंट की जो चेंज हुई किसमें? हमारे पास यहां, और नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से होगा, नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से होगा, नंबर ऑफ टर्न्स वहां की, उनकी वजह से होगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का दारोमदार था हमारे पास सारे का सारा। अगर स्टूडेंट्स मैं इसकी वैल्यू इसमें लगा दूं, यानी ये उठा के इधर लगा लूं, तो ईएमएफ हमारे पास हो जाएगी M, अच्छा ये माइनस तो लगा रहेगा, माइनस M चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया। तो ईएमएफ जो उसमें प्रोड्यूस हुई है दैट इज इक्वल टू माइनस M म्यूचुअल इंडक्टेंस डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी के इक्वल होगी। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी पूरे का पूरा। सो हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस is the EMF generated in secondary coil with respect to rate of change of current in the primary coil। यानी प्राइमरी कॉइल के करंट, क्योंकि I1 प्राइमरी कॉइल का है,
प्राइमरी कॉइल के करंट की चेंज की वजह से सेकेंडरी में जितनी हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये भी सेल्फ इंडक्टेंस की तरह, इसकी यूनिट V है, वोल्ट कहते हैं, इसकी यूनिट एम्पेयर है, इसकी सेकंड है, ये ऊपर चली जाएगी। तो ये अगर मैं एम्पेयर को ऊपर ले जाऊं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट वही है, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, जिसको बाद में हेनरी भी कहा जा सकता है। जोसेफ हेनरी को ये इसका क्रेडिट मिल गया, तो इसकी यूनिट भी हमारे पास हेनरी होती है। आई होप स्टूडेंट्स आप इस सारे फिनोमिना को समझ होंगे। सो मेन चीजें, व्हाट इज सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन? Mutual induction is defined as the EMF which is produced in secondary coil and is equal to minus m rate of change of current in the primary coil. And what is mutual inductance? Mutual inductance is defined as the total EMF produced in the secondary coil with respect to rate of change of current in the primary coil. आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स अपने लेक्चर का खत्म करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।